वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एजुकेशन हब। होप ऑल ऑफ यू आर राइट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का सिस्टम किस तरह हो रहा होता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सिंपल हमें याद रखना है। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस का नाम है, एक तरीका है जिसमें हम ऑक्सीजन की हेल्प से, किसकी मदद के साथ? ऑक्सीजन की मदद के साथ हम फूड को ब्रेक डाउन पहले करते हैं, और उस ब्रेक डाउन करने के बाद जब हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम फिर अपने लाइफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब हम इसी रेस्पिरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट, एक छोटे से यूनिट जिसको हम सेल कहते थे, इससे बने हुए होते हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म का जो ये सेल हैं ये फंक्शनल यूनिट होता है, इसी से ये काम हम सारे करते हैं। और हर एक सेल जो है ये अलग अलग सर्टन फंक्शंस करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन के काम, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन के लिए। और जब ये काम ये परफॉर्म करेंगे, फंक्शंस करेंगे, तो इनको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए सेल को? उनको चाहिए एनर्जी। यहाँ तक कि जब हम खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, हमें चाहिए एनर्जी। हमें क्या चाहिए? एनर्जी। लेकिन अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें चाहिए, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी जो है ये हमें मिलती है कहाँ से? ये हमें मिलती है फूड से। कहाँ से मिलती है एनर्जी? कहाँ से हमें मिलती है? ये मिलती है हमें फूड से। यानी कि फूड के अंदर स्टोर क्या होती है? एनर्जी। और ये रिलीज़ कब होती है? जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसके दौरान ये एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक, कैसे? अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको एनर्जी चाहिए, वो मिलती है फूड से। और जब हम फूड से, लेकिन वो कैसे एनर्जी फूड से मिलेगी? हमने बोला रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। अब रेस्पिरेशन कैसे होता है? जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के दौरान हम क्या करते हैं? हम सांस को अंदर लेते हैं, अपने अंदर सांस लेते हैं। कौन सी सांस लेते हैं? कौन सी हवा को हम अंदर लेते हैं? उस हवा को जिसके अंदर हमारे पास मौजूद हो ऑक्सीजन। क्या मौजूद हो? ऑक्सीजन। और ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं। कौन सी हवा को हम बाहर छोड़ते हैं? जिसके अंदर मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो भी हमने एयर इन किया, ब्रीथ इन किया, हवा को अंदर लिया, वो क्या करता है? जो हमने हवा अंदर लिया वो क्या काम करता है? वो ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के हर एक पार्ट में, अलग अलग जगह पहुंच जाती है। अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचती है? हर एक सेल के अंदर। हर एक सेल के अंदर जब आप सेल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो एयर अंदर गया, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, ये ऑक्सीजन क्या काम करता है? ये फूड को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। और जब ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर ताकि रिलीज हो एनर्जी, उसको कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। उसको क्या कहते हैं हम? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसके दो टाइप्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है एरोबिक, दूसरा पर एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक मीन जब जो कोई फूड था, फूड को हमने ब्रेक डाउन किया है, किसकी मदद के साथ? ऑक्सीजन के हेल्प से। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके जब फूड को ब्रेक डाउन हुआ तो उसी को हम कहते हैं एरोबिक। और एनएरोबिक मीन विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के। यानी कि जो भी फूड है उसको हमने ब्रेक डाउन किया विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन का हमने फूड जो ब्रेक डाउन हुआ उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसको कहते हैं एनएरोबिक मीन जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद ना हो, एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होगी, इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको हम इक्वेशन की मदद से समझेंगे। पहले हम देखेंगे जो कोई फूड था, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है जो फूड हम पहले खाते हैं वो हम डाइजेस्टेशन में करते हैं, पूरा उसको डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब इस ग्लूकोज भी सेल के अंदर जब पहुंचा, उस वहाँ पे भी हम क्या करते हैं? वहाँ पे भी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन किसकी मदद से? या तो होगा ऑक्सीजन की मदद से। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते थे। जब ऑक्सीजन मौजूद हो उससे जब ये ब्रेक डाउन होगा, ये किस में चेंज होगा? यहाँ उससे क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम बाहर छोड़ते हैं, ये रिलीज होता है ब्रेथ आउट जब करते हैं बाहर, और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से। ये तीन चीज़ें। दूसरी चीज़, अगर हम दूसरी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी कि पार्शली ब्रेक डाउन होगा। पूरी तरह से इसको हम ब्रेक डाउन नहीं करते इस ग्लूकोज को। उससे जब पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उससे क्या होगा? ये फूड जो है ये किस में चेंज होगा? ये अल्कोहल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन, इन तीन में चेंज होगा। अब जब ये अल्कोहलिक बना, इससे क्या प्रॉब्लम आती है? इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कभी कभार जो हमारे मसल सेल्स हैं ये भी क्या करते हैं? ये भी एनएरोबिकली रेस्पियर करते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। क्यों करते हैं? अगर ऑक्सीजन की टेम्परेरी डिफिशियंसी हो गई, जब कभी भी
वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो, उसमें कमी होगी टेम्परेरी तौर पर, तब क्या होगा, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं या हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, ज़्यादा वजन उठाते हैं, तब जो हमारे मसल सेल हैं ना, उनको वो डिमांड क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं हाई एनर्जी की, उनको हाई एनर्जी चाहिए। लेकिन जो ऑक्सीजन है, वो जो उसने जब एनर्जी प्रोड्यूस की वो लिमिटेड में की थी, वहाँ तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुँचती, वहाँ पे कमी होती है, कभी कभी वहाँ मसल सेल में कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, हमारे पास ऑक्सीजन की। उससे क्या होता है, तब जो क्या कौन सा काम आता है, वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। वो क्या करता है, जो भी डिमांड थी मसल सेल्स की उन एनर्जी को लेकर, उसको पूरा करने के लिए कौन काम करता है, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो फूड है वो पूरा तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारे मसल में, वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज जो था, जो मसल सेल में पूछा था, जो भी खाना था, उसको ऑक्सीजन मौजूद नहीं था वहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, उससे वो किस में चेंज हुआ, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। अब जब ये लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ, इससे क्या होगा, इससे हमारे जो मसल सेल जो है एक्सरसाइज के दौरान वो क्रैम्प करना शुरू करेंगे। जब क्रैम्प होगा तो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी, वहाँ पे लैक्टिक एसिड पाए गए। लैक्टिक एसिड मतलब जो फूड था ब्रेक डाउन पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ, पार्शली ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ। जो ग्लूकोज हमने खाना खाया था उसको जो वहाँ पर पहुँचा था, कहाँ पर, मसल सेल में, वो लैक्टिक एसिड उसने लैक्टिक एसिड तैयार किया। अब जब ये लैक्टिक एसिड जमा होते गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया मसल को क्रैम्प करना शुरू किया, वहाँ पे मसल क्रैम्प्स हो गए, टाइट होने शुरू हो गए। इससे अब हमें कैसे रिलीफ मिलेगा, अब उनसे हमें कैसे आराम मिलेगा मसल सेल को, हमें चाहे फिर गर्म पानी से नहाना या मसाज करना। ये तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हार्ड वाटर बाथ है, मसाज है, इससे क्या होता है, जो हम ब्लड की सर्कुलेशन है वो उसको बढ़ाता है। जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ से उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मसल सेल तक पहुँचेगी, इंक्रीज़ होगा ऑक्सीजन में, मसल सेल में जो ऑक्सीजन है वो इंक्रीज़ होगा। जब इंक्रीज़ होगा तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड को किसमें चेंज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से जो क्रैम्प्स है वो खत्म होंगे, वो क्या होंगे, खत्म। ठीक। अब हम जो ये प्रोसेस हो रहा है, हवा जब ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी, वहाँ से क्या हो रहा था, ये तो कहाँ से होगी, वो ब्रीथिंग की वजह से होगी। जब ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, तभी तो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाएंगे। अब हम इसी ब्रीथिंग के बारे में देखेंगे। अब ब्रीथिंग का मतलब क्या है, ब्रीथिंग का मीन क्या है वो हम देखेंगे। ब्रीथिंग का मतलब क्या है, ब्रीथिंग मीन जो हम एयर को अंदर लेते हैं, टेकिंग इन एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। कौन सी एयर को लेते हैं, किस सांस को हम जो हम सांस अंदर लेते हैं, वो वाली हवा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, और बाहर वो छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यानी कि ब्रीथिंग का मतलब हो सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना। यानी कि अंदर वो वाली हवा लेते हैं हम जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी, बाहर वो वाली हवा लेते हैं हम, छोड़ते हैं हम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। अब जो भी हवा हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं, इनहेलेशन। और जो हम बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ रहती है, अनटिल डेथ तक ये हम ब्रीथिंग का प्रोसेस चलता रहता है। और दूसरी टर्म हमारे पास जो है वो ब्रीथिंग रेट, ये याद रखनी है। ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या है, कितने 1 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी पर्सन ने, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ टाइम ब्रीथिंग की, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट। यानी कि ब्रीथिंग मतलब सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी, कितने टाइम की, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट। ठीक। अब ये ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसका कोई सिस्टम होगा, उन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ से ये हो रहा होता है, किस पार्ट, बॉडी के पार्ट से ये प्रोसेस चलता रहता है, उसके बारे में हम देखेंगे। वही हम देखेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, हम किस तरह सांस लेते हैं। जो हम सांस लेते हैं, जब हमने पढ़ा ब्रीथ इन करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो हमारे नोस्ट्रल के थ्रू करते हैं, अपने नाक के थ्रू करते हैं। हम हवा को अंदर लेते हैं, हमने बोला जब हम इनहेल करते हैं हवा को अंदर लेते हैं। ये पास कहाँ से होती है, नोस्ट्रल से, और पूछती कहाँ है, नसल कैविटी के पास। कहाँ पूछती है, नसल कैविटी के अंदर एंटर करती है। जब नसल कैविटी से फिर ये कहाँ जाती है, ये हवा, ये पूछती है हमारे लंग्स के पास। कहाँ पूछती है, हमारे लंग्स में जाती है ये हवा। जब ये हमारे लंग्स में पूछी, और लंग्स जो है वो लंग्स में कैसे पूछी हवा, ये पूछती है हमारे किसकी वजह से, ये पूछती है हमारे विंड पाइप के थ्रू। किसकी वजह से, लंग्स में जो हवा पूछी नसल कैविटी से, वो कहाँ से पूछी, विंड पाइप के थ्रू। ये लंग्स कहाँ पर मौजूद होती है, ये होते हैं चेस्ट कैविटी के साइड पर, चेस्ट कैविटी के अंदर ये मौजूद होते हैं। जिस कैविटी के सराउंडेड, इसी लंग्स के सराउंडेड क्या पाए जाते हैं, हमारे पास रिब्स। क्या पाए जाते हैं हमारे पास, इस कैविटी के अराउंड हमारे पास क्या पाए जाते हैं, रिब्स। कौन से क्या पाए जाते हैं, रिब्स साइड पर। और उसके अलावा हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इसमें
इसके अलावा हमारे पास पाए जाते हैं एक लार्ज मस्कुलर शीट, जिसको हम डायफ्राम, यानी कि बिल्कुल जिसमें मीट खाली पाया जाता है, मस्कुलर शीट पाई जाती है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये है हमारे, जहाँ से हमारे पास क्या पूछते हैं, क्या होता है हमारे पास, ये सिस्टम, कौन सा सिस्टम है ये, यानी कि रेस्पिरेटरी का सिस्टम, कौन किस किस आर्गन में। अब ये किस तरह हम अंदर, और सांस जब हम अंदर लेते हैं वो किस तरह प्रोसेस चलता रहता है, और आउट करते हैं तब ये किस तरह काम करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जो हमारे रिब्स है, जो हमारे रिब्स है, ये क्या करते हैं, ये इनकी मूवमेंट कैसे होती है, रिब्स की मूवमेंट, इनकी मूवमेंट की ऊपर की तरफ और बाहर की, जब हम, अगर आप हाथ रखोगे अपने चेस्ट के ऊपर, आप देखना, आप सांस लेना, अंदर लेना, आपको हाथ इसके ऊपर रखना, आपको दिख जाएगा कि जो रिब्स है वो क्या करते हैं, वो उनकी मूवमेंट ऊपर की तरफ और आउटवर्ड की तरफ जाती है। लेकिन जो डायफ्राम है वो किस तरह मूव करता है, वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। इससे क्या होता है, जो भी हमारा चेस्ट कैविटी थी, यानी कि जो हमारे चेस्ट कैविटी थी, उसका जो जगह है, जो उनकी स्पेस है, वो इंक्रीज कर देता है उनकी मूवमेंट की वजह। उसका स्पेस, जब किसी चीज़ के जब स्पेस बढ़ेगा, जगह बढ़ेगी, तो हवा के उसके अंदर इंटर करेगा, आराम से लंग्स में इंटर कर देता है, लंग्स में घुस जाता है कौन, हवा हमारी। अब ये लंग्स क्या हो जाएंगे, हवा से फुल हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब एक्सलेशन का प्रोसेस चलेगा। अब जब फुल होगा तो अब क्या होगा, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसकी वजह, तब क्या होता है, जो हमारे रिब्स है, जो हमारी रिब्स है, अब वो नीचे की तरफ मूवमेंट करती है और अंदर की तरफ मूव करती है। ये दो तरीके, यानी एक तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ मूव करती है, और जो डायफ्राम था वो ऊपर की तरफ मूव करता है। जब इससे क्या होता है, जो हमारी जो चेस्ट कैविटी थी उसका जो साइज़ है वो कम होगा। जब चेस्ट का साइज़ कम होगा, जब कम होगा तो उसमें जो कंप्रेशन का कंप्रेस होने होगा, जब वो कंप्रेस होगा तो उसके अंदर जो हवा मौजूद है वो पुश आउट करेगा, बाहर निकलेगा, तो यानी कि वहाँ से हम ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथ आउट के प्रोसेस ये मूवमेंट है, इसलिए हमारे बॉडी में हर बार बार होता रहता है। ये था हमारा कौन सा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।